एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द ट्विन ब्रोस में। आज हम हाजिर हैं सोशियोलॉजी के चैप्टर नंबर 6 के पार्ट नंबर 2 के साथ। इस बहुत छोटा ही पार्ट है ये, इसको हम पूरा कवर करेंगे। सोशियोलॉजी में कुछ पार्ट बहुत बड़े बन जाते हैं, कुछ बहुत छोटे बन जाते हैं। वो सोशियोलॉजी की बुक ही ऐसी डिवाइड हुई है। जैसे 6.1 की हम बात करें तो वो वीडियो बहुत बड़ी बनी, लेकिन 6.2 ये बहुत छोटे में दिया हुआ है। तो इसको हम पर ऐसे ही कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि ऐसे में मज़ा सा आता है थोड़ा यार। एक एक पार्ट का अगर हम पूरी वीडियो बना रहे हैं तो पूरी उसी टॉपिक को डिस्कस करें तो बेटर रहता है। तो सीधा इसको चालू करते हैं। आपसे इतना कहना चाहता हूँ, सोशियोलॉजी की वीडियो बड़ी बनती है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, पूरे आराम से देखिए। बहुत ही डिटेल्ड वे में सोशियोलॉजी को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। सोशियोलॉजी में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना पड़ता है और सिंपल वे में एक्सप्लेन करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारी सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी है ये बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज में दी हुई है। इसलिए वीडियो बड़ी बनती है, लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है, इसलिए आप उनको बिल्कुल भी स्किप मत करा करिए। इसके बाद आप सीधा चालू करते हैं। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे हमारा वो है रीजनलिज्म इन द इंडिया कॉन्टेक्स्ट। तो रीजनलिज्म से सिंपल मीनिंग होता है जहाँ पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा फोकस किया जाता है एक रीजन की गवर्नमेंट पर, कि एक रीजन में जो लोग रह रहे हैं एक सिंपल लैंग्वेज के, सेम कल्चर के, सेम ट्राइब के, उनके वहाँ पर एक गवर्नमेंट फॉर्म होनी चाहिए। उनका अपना सा एक छोटा सा स्टेट हुड आप बोल सकते हैं, या एक कंट्री के अंदर छोटी कंट्री को मेन प्रमोट किया जा रहा है। तो इंडिया में जो ये रीजनलिज्म की ये रूट है बहुत पुरानी है, क्योंकि इंडिया में लैंग्वेज, कल्चर, ट्राइब हो गया ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। तो इंडिया में ये देखने को मिलता है। साथ ही साथ इंडिया में जैसे ट्राइब कल्चर की हम बात करते हैं तो हर एरिया में अलग अलग हमको की मेजॉरिटी देखने को मिल जाती है। तो इसकी वजह से हमारे यहाँ रीजनलिज्म और ज़्यादा प्रमोट होता है। मतलब इंडिया में ऐसा कि पर्टिकुलर अगर आप एक एरिया में जाएंगे तो वहाँ पर उसी ट्राइब के लोग ज़्यादा मिलेंगे, उसी कल्चर के, उसी रिलीजन के लोग ज़्यादा मिलेंगे। तो एकदम से फ्यूल हो जाता है, रीजनलिज्म को फ्यूल मिल जाता है। लेकिन अगर इंडिया की बोले तो इंडिया ने एक बेहतरीन सोल्यूशन निकाला है रीजनलिज्म का, वो है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों होती है। तो इंडिया ये लेकर आया है सिंपल किसके लिए, कि रीजनलिज्म से बचने से अच्छा तरीका, इंडिया को यूनाइटेड रखने का तरीका है कि हम इंडिया में फेडरलिज्म को फॉलो करें। तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो अगर हम ब्रिटिश के समय की पहले बात करते हैं तो ब्रिटिश के समय में बहुत सारे ऐसे प्रोविंसेस बनाए जाते थे इंडिया में। लार्ज ऐसे प्रोविंसेस मतलब एरियाज बनाए जाते थे जिनको हम प्रेसिडेंसीज बोलते थे। यहाँ पर मेनली ब्रिटिशर गवर्न करते थे एरिया को, मतलब इंडिया को पार्ट में डिवाइड किया जाता था। हमने पहले भी पढ़ा था कैसे डिवाइड किया जाता था। उन लोगों का कुछ ऐसा बेसिस नहीं रहता था, जितना एरिया उन्हें कैप्चर करा उसको एक उन्हें प्रेसिडेंसी बना दिया, या पर्टिकुलर एक एरिया उनको ऐसा लगा कि यार यहाँ पर एक अलग एरिया बनाएंगे तो अच्छे से गवर्न कर पाएंगे, उसने उसको एक एरिया बना दिया। यहाँ ऐसा चलता था। तो अगर हम यहाँ पर मेनली बड़ी बड़ी प्रेसिडेंसी की बात करें तो यहाँ पर मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता हमारे सामने नाम आते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जिन सिटी पर ये तीन प्रेसिडेंसीज के नाम रखे गए थे, आज उन तीनों सिटी के नाम चेंज हो चुके हैं। मद्रास को आज के दिन में चेन्नई बोला जाता है, बॉम्बे को मुंबई बोला जाता है, कलकत्ता को कोलकाता बोला जाता है। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारे सामने ही आता है। लेकिन हमें पहले ये देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ पहले जितनी भी प्रेसिडेंसी थी ये मल्टी एथनिक और मल्टीलिंगुअल थी। एथनिक मतलब जब हम कल्चर की बात कर रहे हैं, लिंगुअल मतलब जब हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। तो पहले देखने को मिलता था कि जो इंडिया में स्टेट ब्रिटिशर ने फॉर्म किए थे, प्रोविंशियल स्टेट्स, वहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस के लोग रह रहे थे और बहुत सारे कल्चर के लोग रह रहे थे। इसको सिंपल एग्जांपल से समझे हम तो ये है कि इंडिया पहले एक सेमी फेडरल स्टेट होता था, तो इन सब प्रेसिडेंसीज को मिलाकर हम उसको यूनियन ऑफ इंडिया बोलते थे। तो इसमें जैसे अगर बॉम्बे स्टेट की हम बात करते हैं तो बॉम्बे स्टेट में बहुत सारे मराठी स्पीकिंग, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी स्पीकिंग पीपल, ये सारे लोग आ जाते थे। मतलब एक प्रोविंसी के अंदर, प्रेसिडेंसी के अंदर इतने सारे लोग आ रहे हैं। इसका सेम चीज़ मद्रास स्टेट में देखें तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम बोलने वाले लोग आ रहे हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि प्रेसिडेंसी के अलावा एक और चीज़ इंडिया में होती थी जिसको हम बोलते थे प्रिंसली स्टेट्स। मतलब जो राजा लोग थे उन लोग गवर्न करते थे। तो ब्रिटिशर क्या करते थे, कब्जा करते थे कई एरिया में, वो खुद रूल करते थे। लेकिन अगर कहीं के राजा ऐसे जो उनके अंडर में काम करने को तैयार है तो उनको उनका एरिया छोड़ देते थे, जिसको हम प्रिंसली स्टेट बोलते हैं। तो ये चीज़ हमारे सामने आती है। तो अगर हम प्रिंसली स्टेट के एग्जाम्पल ले तो हमारा मैसूर हो गया, कश्मीर हो गया, बड़ौदा हो गया, ये एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं। लेकिन इसके बाद फिर जब इंडिया को आज़ादी मिली और इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया तो इंडिया ने बोला नहीं भाई, हम फिर से रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे स्टेट्स का। तो किया। उस समय जो ब्रिटिशर बना के गए वो बिल्कुल भी सही नहीं था, और इंडिया ने बोला कि हम एथनो लिंग्विस्टिक स्टेट बनाएंगे। मतलब कुल मिला के लैंग्वेज, कल्चर दोनों को देखकर हम अपने स्टेट फॉर्म करेंगे। और मेनली इसलिए किया गया था क्योंकि इंडिया में लोग बहुत ज़्यादा आवाज़ उठा रहे थे, एजिटेशन बहुत सारे हो रहे थे। आपने पहले पढ़ा होगा कि दंगे फसाद भी कई एरिया में होने लगे थे। सब आवाज़ उठा रहे थे कि भाई इतने सारे कल्चर को आपने एक स्टेट में कैसे डाल दिया, हमको अपना एक अलग स्टेट चाहिए। स्टेटहुड की बात बहुत ज़्यादा आ रही थी, कुछ रीज़न थे, मतलब यूनिटी खतरे में आ रही थी। तो फिर इंडिया ने स्टेप लिया था। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि अगर हम कभी भी बात करें स्टेट फॉर्म करने की तो लोग मेनली क्या करते हैं, वहाँ पर रिलीजन को ले आते हैं। तो इंडिया ने लैंग्वेज और रिलीजन को कभी नहीं जोड़ा कि भाई एक लैंग्वेज हो गई, रिलीजन जोड़ के स्टेट बना रहे। इंडिया ने लैंग्वेज को जोड़ा वहाँ की ट्राइबल आइडेंटिटी को और वहाँ के रीजन को देखकर। रिलीजन का कोई रोल ही नहीं था, और ये सबसे बड़ा एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है एक इंडिया का, एक इतना अच्छा जो आज फॉर्म हुआ है इंडिया एक यूनाइटेड वे में। ये हमारे सामने आता है। मतलब रिलीजन का रोल हमने नहीं रखा। इसके बाद
ये भी देखने को मिलता है कि ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी लिंग्विस्टिक मतलब भाषाई कम्युनिटीज़ हमारी डिफरेंट भाषा की, सबको एक स्टेट मिल गया हो, ऐसा बिल्कुल भी हमें देखने को नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल हम बात करें 2000 में जो छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, झारखंड जैसे स्टेट फॉर्म किए गए, यहाँ पर लैंग्वेज ने कोई इतना बड़ा रोल प्ले किया ही नहीं था। यहाँ पर लैंग्वेज के अलावा कुछ ऐसी चीज़ थी जिनका बड़ा रोल था, जैसे ट्राइबल आइडेंटिटी हो गया, लैंग्वेज का छोटा सा रोल हो गया, रीजनल डेप्रीविएशन हो गया, इकोलॉजी हो गया, मतलब इन सबको मिलाकर देखा गया था। मतलब कुल ऐसा नहीं है कि सिर्फ लैंग्वेज उठा के रख दिया हो, इन सब चीज़ों को देखा गया और फिर स्टेट फॉर्म किए गए थे। अगर हम अभी की बात करते हैं तो अभी हमारे इंडिया में 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो इससे आपको समझ में आता है, मतलब ऐसा नहीं कि इतनी सारी कम्युनिटी तो इंडिया में 1000 स्टेट बना दिए। ओवरऑल देखकर बनाया जाता कि भाई कैसे लोग कहाँ पर रह सकते हैं, उनको सही में एक स्टेटहुड की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें देखी जाती है। अब यार बार बार मैं स्टेट बोल रहा हूँ, तो आप इससे पहले कि स्टेट में कंफ्यूज हो जाए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि आपकी बुक में और इस पीपीटी में जहां जहां आपको स्टेट में एस कैपिटल मिलेगा, मतलब वहां पर हम फेडरल यूनिट्स मतलब सिंपल स्टेट की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, इनकी हम बात कर रहे हैं। और जहाँ छोटा स्टेट आता है तो उसके बारे में तो हमने पूरा डिस्क्राइब किया ही, हमने आपको पार्ट 1 में पूरा आपको बताया है कि एक नेशन स्टेट और स्टेट अलग अलग ये सब क्या होते हैं, तो वहाँ पर हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, नहीं तो क्या बताओ कंफ्यूज हो जाए फ्री में। अब इसके बाद हमारे सामने एक बॉक्स आता है जिस पर टॉपिक है लिंग्विस्टिक स्टेट्स हेल्प स्ट्रेंथनिंग इंडियन यूनिटी। मतलब हमारा बोला गया कि जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स है हमारे यहाँ कहीं ना कहीं इंडिया की यूनिटी को स्ट्रेंथ देते हैं और ज़्यादा। इसका सिंपल मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझा देता हूँ, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि बॉक्स का आपको एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए कि शॉर्ट समरी चाहिए, क्योंकि बॉक्सेस से ना एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड में कभी नहीं आते हैं, लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं रेफरेंस में अच्छे काम आ जाते हैं। पैसेज में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं तो आप उसके आंसर लिख सकते हो। बाकी मैं आपको इसको पूरा समझाता हूँ, ये हमारे पॉलिटिकल साइंस से मिलता जुलता है। आप सभी को मालूम है इंडिया में रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म करी गई थी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसको बोला गया था कि आप बताओ इंडिया के हम स्टेट को कैसे रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये हमारे सामने आया था। फिर इसके बाद हमें देखने को ये मिलता है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन से मेनली बोला गया था कि आप देखो कि लैंग्वेजेस के बेसिस में हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर इंडिया के हम पास्ट में गए जाए, जब इंडिया को आज़ादी नहीं मिली थी, तो उस समय की जो हमारी कांग्रेस थी उसने पूरी इंडिया से वादा किया था कि हम इंडिया को ऐसे लैंग्वेजेस के बेसिस पे डिवाइड करेंगे। मतलब कुल मिला के एक सबको अपने अपने ट्रेडिशन कल्चर को फॉलो करने के लिए एक फ्रीडम मिलेगी, अपना स्टेटहुड मिलेगा, ऐसी इंडिया में बात करी गई थी। इसके बाद हमें नेशनल कांग्रेस का भी देखने को मिलता है कि हमारी जो कांग्रेस थी, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा, उसने भी अपने आप को बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड कर दिया था। अब अलग अलग एरिया में अलग अलग कांग्रेस फॉर्म हुई थी, अलग अलग लैंग्वेज की, जिसमें वो वहाँ के लोगों से और अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर सके। ये हमारे सामने आया था। लेकिन इसका नाटक ये हुआ कि जब इंडिया को आज़ादी मिली तो इंडिया का डिवाइड हो गया, पार्टीशन हो गया हमारे यहाँ। तो हमारे जो नेशनल कांग्रेस के लीडर थे वो डर गए। तो लोगों का कहना था कि आपने बोला था आज़ादी के बाद एक स्टेट फॉर्म होगा, लिंग्विस्टिक वे में स्टेट फॉर्म होगा, आप कर क्यों नहीं रहे हो। इंडिया की गवर्नमेंट का कहना था कि बिना कुछ किए तो हम दो में बट गए, अगर हमने और रीऑर्गेनाइजेशन करने की होशियारी मारी तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई इंडिया बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाए। ये एक बहुत बड़ा डर हमारे बहुत ही जितने भी उस समय रिस्पेक्टेड लीडर हुआ करते थे उनके मन में आया था। ऐसी चीज़ें हमारे सामने चल रही थी। इसके बाद हमें देखने को क्या मिलता है कि पूरे इंडिया में दंगे होने लगे, आवाज़ उठने लगी, हल्ला होने लगा कि भाई हमको अपना स्टेट चाहिए, हमको अपना एक स्टेट चाहिए, ऐसी बात चल रही थी। हमारे मराठी और कन्नड़ स्पीकर जितने लोग थे उनमें बहुत ज़्यादा हमें चीज़ देखने को मिल रही थी। हमारी बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी में मेनली हमें लड़ाई देखने को मिल रही थी। इतना सब चल रहा था, लड़ाई चल रही थी। लेकिन इसके अक्टूबर 1953 में, आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा, हमारे पोती श्रीरामलू जो एक फॉर्मल गांधीयन थे, इनने 7 वीक का फास्ट रखा, व्रत रखा, अनशन पर बैठ गए, और इसके बाद इनकी इसी फास्ट के चक्कर में डेथ हो गई। जब इनकी डेथ हुई तो इसके बाद बहुत ही वायलेंट प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहे थे, एकदम दंगे फसाद बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जिसके बाद फाइनली आंध्र प्रदेश फॉर्म किया गया था। तो ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ पूरे सामने आई। इसके बाद मेनली क्या हुआ हमें देखने को बाद में क्या मिला, अगर हम श्रीलंका का एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ पर हम लोग सिन्हाला कम्युनिटी को एकदम वो करते थे फेवर, और नेशनल लैंग्वेज उन्हीं की लैंग्वेज को बना दिया गया था। इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि वहाँ पर कितनी लड़ाई होने लगी थी श्रीलंका में, एकदम आपस में इंडियन तमिल्स और सिन्हाला लोगों की कम्युनिटी में लड़ाई हो गई थी। इसके बाद अगर हम पाकिस्तान का एग्जांपल लेते तो पाकिस्तान पहले ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, लेकिन आज बांग्लादेश बन चुका है। सिंपल रीज़न ये है कि इन्हें बांग्लादेश के कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं करी, वहाँ की लैंग्वेज की रिस्पेक्ट नहीं करी, उर्दू उन पर इन्फोर्स की जाती थी, अपना कल्चर उन पर इन्फोर्स करते थे लोग। तो हमें कहीं ना कहीं मालूम चलता है कि भाई अगर आप किसी को सप्रेस करने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा डिवाइड होगा। तो इंडिया ने फिर सिंपल से स्टेट बनाई, जैसा आप सबको मालूम है, आज उसी की वजह से शायद इंडिया आज भी बिल्कुल एक यूनाइटेड वे में खड़ा हुआ है।
अगर इंडिया ने ऐसा नहीं किया होता तो आज बहुत ज़्यादा नाटक हो चुके होते। एक सिनाला के अगर हम श्रीलंका की बात करते हैं, वहाँ तो एक एमपी ने बोला था कि 1 लैंग्वेज इक्वल टू 2 नेशन, मतलब उन्होंने कहा अगर आप एक लैंग्वेज इन्फोर्स करोगे तो 2 नेशन में डिवाइड हो जाएंगे हम लोग। तो ऐसे इंडिया के लिए बोला जाता है कि अगर इंडिया ने इतना अच्छा स्टेप नहीं लिया होता तो आज इंडिया में कुल मिला के बात यही हो गई होती। अगर इंडिया ने भी सबको फोर्स किया होता कि आप एक ही लैंग्वेज बोलो, एक ही रिलीजन फॉलो करो, तो इंडिया आज की डेट में हो गया होता 1 लैंग्वेज एंड 14-15 नेशंस। लेकिन ऐसा इंडिया में होपफुली कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि सिंपल सी बात है, इंडिया ने सब कल्चर की रिस्पेक्ट करी, हर माइनॉरिटी की रिस्पेक्ट करी, हर तरफ से इंडिया ने ये अपनी इक्वालिटी को प्रमोट किया है। तो ये आता है। इसके बाद हमारे सामने अब एक और बातें आती है कि इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया ने हमेशा ये देखा कि भाई देखो, सिंपल से ये बोलने से कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म कर देंगे, स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म कर देंगे, सिंपल से ऐसा बोलने से कोई चीज़ें नहीं होती हैं। एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, एक प्रॉपर फेडरल स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, कॉन्स्टिट्यूशन को एक पीछे से सपोर्ट देना पड़ता है कि भाई सबकी पावर रहेंगी, सब चीज़ें चलेंगी। जैसे अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट को अलग पावर दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग पावर गई है। इंडिया में टोटल 3 लिस्ट आती है सब्जेक्ट्स की, जैसे एक हमारी आती है यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, एक कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में दिया जाता है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट रहेंगी कहाँ पर उनके डिसीजन देखे जाएंगे, कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ पर उनको वर्क करना है। फिर यूनियन लिस्ट में देखा था कि जहाँ पर सेंट्रल लेवल पर काम करना है अगर कहीं पर। कॉन्करेंट लिस्ट में देखा जाता है कि दोनों मिलकर कहाँ पर काम कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के सबको अपनी अपनी पावर दी गई है। इसका स्टेट लेजिस्लेचर जो हमारा है, स्टेट लेजिस्लेचर में हमें देखने को मिलता है कि यही बाद में डिटरमाइन करता है कि अपर हाउस हमारा जो राज्यसभा है उसकी कंपोजिशन कैसी होगी। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा हमारे सेंट्रल स्टेट रिलेशन है। फिर हमारे यहाँ हर समय से कमिटीज़, कमीशन बनाई जाती है जो देखती है कि दोनों के रिलेशन सही चल रहे हैं कि नहीं सेंट्रल स्टेट के। इसका एक एग्जांपल आपके में दिया हुआ कि जो हमारे फाइनेंस कमीशन है वो हर 10 साल के बाद देखती है कि जो टैक्स रेवेन्यू है वो कितना शेयर होगा सेंट्रल में और स्टेट में। ये चीज़ हमारे सामने आती है। फिर जो 5 ईयर प्लान आते हैं हमारे, सेंट्रल तो आते ही आते हैं, स्टेट 5 ईयर प्लान भी आते हैं। जो हमारी स्टेट की 5 ईयर प्लानिंग कमीशन, जो प्लानिंग कमीशन स्टेट की होती है वो फॉर्म करती है। तो कुल मिलाकर अगर आप चाहते हो कि भाई एक कंट्री में सब साथ में रहें, इतने सारे एक ऐसा रहे, मतलब रीजनलिज्म का एक गलत वो साइड ना आ जाए, तो उसके लिए आपको एक जो फेडरल सिस्टम लाए उसको एक अच्छे तरीके से शेप करना पड़ता है। तो हमारे सामने ये आता है। फिर हमारे सामने ये भी आता है, इसमें देखने को मिलता है कि इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो फेडरल सिस्टम है इसने बहुत अच्छे से काम किया है। लेकिन मेन प्रॉब्लम यहाँ पर आती है जब लिबरलाइजेशन हमारा हुआ था 1990s के बाद, जब हमारे एकदम हमने बोला था कि भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट चालू कर दिया था हमने पूरे विदेशी जितनी भी हमारी फॉरेन कंट्रीज है। तो इसका देखने को मिलता है कि इसकी वजह से हमारे यहाँ इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़ आ रही हैं। अब ये क्यों आ रही है? भाई फॉरेन की कंट्री अब इंडिया में इन्वेस्ट करने आएंगी तो वो ऑब्वियसली वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगी जहाँ पर उनका प्रॉफिट होगा, और उनका प्रॉफिट कहाँ पर होता है? उन स्टेट्स में जो पहले से डेवलप्ड है। उन लोग ऐसे स्टेट में क्यों जाएंगे जहाँ पर वो डेवलपमेंट ही नहीं है? तो यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट को आगे आके काम करना पड़ता है। गवर्नमेंट हमेशा पब्लिक वेलफेयर की बात करती है, लेकिन अगर एक प्राइवेट हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उसको पब्लिक वेलफेयर से कुछ नहीं लेना देना रहता, उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना पड़ता है। इकोनॉमिक में आपने पढ़ा होगा। तो ये चीज़ें आती है। तो इससे कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि इंडिया में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है और डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। जो स्टेट पहले से अच्छे थे वो बहुत आगे बढ़ गए, जो नहीं थे वो अब नहीं बढ़ रहे। सिंपल एग्जांपल है, अगर आप मुंबई जाएंगे तो मुंबई आपको एक अलग ही लेवल का दिखेगा एरिया वहाँ पर। तो मुंबई एक ऐसी सिटी हो गई अब जहाँ पर पूरे वही लोग आते हैं, बाहर की फॉरेन कंट्री इन्वेस्ट करती है, अब डेवलप्ड है, इसलिए महाराष्ट्र पूरा स्टेट ओवरऑल डेवलप होता जा रहा है। तो ऐसी चीज़ें आती हैं। आपको इससे पूरा ये समझ में आता है कि मतलब कहीं ना कहीं लिबरलाइजेशन के एक नेगेटिव इफेक्ट हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में फेडरल सिस्टम बहुत ही अच्छे से चला है, सबकी टोटल रिस्पेक्ट करी गई है, और कहीं ना कहीं हमें फ्रेश इनिशिएटिव्स लाने पड़ेंगे। जो ये नई चीज़ें ट्रेंड आ गया है, ये जो डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं इसको ठीक करने के लिए। तो ये छोटी सी हमारी सेकंड पार्ट ऐसे ही खत्म होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट था ये। आगे के 2 पार्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। थर्ड पार्ट बहुत बड़ा होगा, फोर्थ छोटा होगा। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे आगे वाली वीडियोज़ में। कई लोगों का बोलना है भैया सोशियोलॉजी की वीडियो थोड़ा जल्दी लाया करो। आई एम रियली सॉरी, इसका टाइम लग रहा है, लेकिन हमें बहुत सारे सब्जेक्ट देखना पड़ता है, बहुत सारी वीडियोज़ देखना पड़ता है। थोड़ा आप भी हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। बाकी मैं तो मिलता रहूँगा इन वीडियोज़ में। साइनिंग ऑफ टू।